मी डॉक्टर दीप्ती किरतकर सगळ्यांना सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय. Very good afternoon, my dear audience, and I'm so grateful to the organizers that they have given me this opportunity to stand here in front of you. Respected Dr. Nagrale sir, सर आमचे सिनियर आहेत आणि नागरत्नजी आत्ताच तुमचं भाषण फार छान झालं. अँड आय एम व्हेरी हॅपी की सरांनी आपल्याला स्पिरिच्युअली एंटरटेन्ड राहण्यासाठी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलची माहिती पण दिली, सो दॅट वी रिमेन एंटरटेन्ड. आणि माझा टॉपिक आहे मेंटल हेल्थ. मला दहिवले सरांनी जेव्हा अप्रोच केलं होतं की मॅडम तुम्ही बोला या विषयावर, तर मला असं वाटलं की मेंटल हेल्थ इन फिमेल्स याच्याशी मी थोडा जस्टिस करू शकते. मी बीइंग अ प्रॅक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिन्स लास्ट 25 years, तर मी माझं टॉपिक सुरू करण्याआधी सगळ्यांचे धन्यवाद देते. आणि इथे मी बघते आहे केवळ 4 स्त्रिया आहेत ज्या मेंटल हेल्थ इन फिमेल्सची माहिती घेऊ शकतात. बट आय एम डीपली हॅपी टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ मेन पॉप्युलेशन सिटिंग ओव्हर हिअर, जी घरी जाऊन स्त्रियांचं मेंटल हेल्थ समजून ते स्प्रेड करू शकतात. आणि स्त्रियांच्या मेंटल हेल्थची माहिती जेव्हा पुरुषांना मिळते तेव्हा त्या स्त्रिया इतक्या आय वुड से दे आर फॉर्च्युनेट इनफ दॅट द मेंटल हेल्थ फॉर फिमेल्स विल कम फ्रॉम अ मेल पर्सन इन द फॅमिली. आय हॅव प्रिपेअर्ड अ स्मॉल PPT आणि माझ्याकडे मला वाटतं फक्त 15च मिनटं आहेत, बिकॉज आत्ताच डिक्लेअर झालं होतं की 1:30 वाजता आपल्याला लंच करायचं आहे. अच्छा, थँक्यू सो मच. मला आत्ता इन्स्ट्रक्शन्स मिळाले की हिंदीतनं बोलायचं आहे, तर मी हिंदीतनं बोलते. 1:30 बजे हमारा लंच शुरू होने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगी अपना टॉपिक जल्दी से निपटाऊँ और देन वी कैन डिस्कस द क्वेश्चंस इफ़ एनी. I can see Dr. Bhaisare sir in the audience. Sir, Jai Bhim. I can also see my friend Amla Shil in the audience. Jai Bhim, madam. तर first slide please. No, अच्छा आधीची. तथागत गौतम बुद्धांना आणि महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करून मी माझे टॉपिक सुरू करते. भगवान बुद्धांपासून आपल्याला शिक्षा मिळाली आहे की आरोग्य परमलाभा, संतुष्टी परमधनम, विश्वास परमज्ञाती, निब्बाण परमसुखम. याचा अर्थ आहे की हे आरोग्य आपलं उत्तम ठेवायला पाहिजे आपण, आणि संतुष्ट जीवन हे जगायला पाहिजे. विश्वास एकमेकांचा राखणं हे परम नातं जपण्यासारखं आहे. आणि निब्बाण प्राप्ती हे सगळ्यात परम सुख हे माणूस अनुभवू शकतो आपल्या लाईफटाईममध्ये. आय एम अगेन सॉरी, मी हिंदीतनं बोलते. तर आपल्याला व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, जब हम मानसिक आरोग्य के बारे में बात करते हैं तो 2 प्रकार के आरोग्य हमें हैं. एक तो शारीरिक आरोग्य, जिसके लिए हम बहुत एक्सरसाइजेस करके अपना शारीरिक आरोग्य मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि हम किसी भी बीमारी से ग्रस्त ना हो. और दूसरा होता है मानसिक आरोग्य. मानसिक आरोग्य के बारे में हमको कितनी जानकारी है यहाँ बैठे सबको, हमको सबको, ये तो अपने मानसिक आरोग्य को देखने के बाद ही हमें पता चलेगा. हम शॉर्ट में फीमेल मेंटल हेल्थ के बारे में भी पढ़ेंगे, पर उसके पहले मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और भगवान तथागत गौतम बुद्ध के लाइफ में जितनी भी फीमेल्स थी, क्या हम उनके नाम ले सकते हैं? रमाबाई. चला, तो लेट अस स्टार्ट विद बाबा साहेब. रमाबाई, प्लीज़ लेट अस टॉक विद बाबा साहेब फर्स्ट. रमाबाई, भीमाबाई उनकी मदर, माई साहेब त्यांची सेकंड वाईफ, येस त्यांची आत्या, त्यांच्या आत्याचं नाव होतं मीराबाई.
त्यांना 2 बहिणी होत्या, मंजुळा आणि तुळसा. त्या पण तितक्याच कॉन्ट्रीब्युटिंग फिमेल्स होत्या त्यांच्या लाईफमध्ये. आणि आता जर वळूया आपण त्यांच्यासोबत त्यांच्या कार्यात काम करणाऱ्या ज्या स्त्रिया होत्या त्या आहेत शांताबाई कृष्णाजी कांबळे. या ज्या सोलापूरच्या होत्या आणि त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या क्रांतिकारी कार्यात त्यांच्या पाठीशी उभ्या होत्या आणि त्यांच्याबरोबर कार्यरत होत्या. दुसऱ्या आहेत बेबी कांबळे, ज्या पण फार आंबेडकराईट फॉलोअर होत्या आणि ॲक्टिविस्ट होत्या. शांताबाई दानी, ज्या नाशिकच्या होत्या. आणि रुखमाबाई राऊत. या रुखमाबाई राऊत ज्या आहेत या ये वो महिला है जिनकी शादी 9वें साल में हो गई थी, उनसे 10 से 12 साल बड़े पुरुष के साथ. पर उन्होंने तब मना कर दिया कि मैं इस आदमी के साथ नहीं जाऊंगी, मेरी शादी भी हो गई है तब भी मैं नहीं जाऊंगी. उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राधान्य दिया क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके साथ थे. और फिर उन्होंने बड़े होने के बाद, ये वो महिला है जिन्होंने पहला डिवोर्स का केस डाला था कि मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती. तर इतक्या क्रांतिकारी महिला होऊन गेल्या ज्या बाबासाहेबांच्या बरोबर कार्यरत होत्या. अब चलते हैं बुद्ध के लाइफ में जितनी महिलाएं थी उनके बारे में हम ज़रा देख लें कौन कौन थी. यशोधरा, महामाया उनकी मदर, प्रजापति त्यांची मावशी, आम्रपाली, सुजाता और विशाखा. किसा गौतमीबद्दल सगळ्यांना माहिती आहे. राणी खेमा, पटाचारा, प्रकृति, या सगळ्या ये जो महिलाएं हैं ये जितके क्रांतिकारी बुद्ध आणि बाबासाहेब होते तेवढ्याच क्रांतिकारी या महिलासुद्धा होत्या. ऐसा नहीं है कि इन महिलाओं को कोई तकलीफ़ नहीं हुई होगी, पर अपनी तकलीफ़ों से निकलकर जो उन्होंने कार्य किया है और हमारे लिए प्रेरणा स्थान है, उन महिलाओं को भी मैं वंदन करना चाहती हूँ. यहाँ बैठे हर इंडिविजुअल की माँओं को मैं वंदन करना चाहती हूँ, मेरी माँ को वंदन करना चाहती हूँ. उन महिलाओं की वजह से हम हैं आज. तो इन सारी महिलाओं का योगदान, उसको मैं वंदन करना चाहती हूँ. तो आते हैं मेंटल हेल्थ इन फीमेल्स. तो इट इज़ अ वेरी कॉमन इशू विच इज़ फेस्ड बाय वुमेन, क्योंकि उनकी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रोमिनेंट होती है. तो वो इसलिए होता है क्योंकि इमोशनल होती है महिलाएं और उनमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं राइट सिंस देयर चाइल्डहुड. नेक्स्ट प्लीज़. ऐसा वो जो पिक्चर दिख रहा है जहाँ वो महिला चारों ओर से घिरी हुई है, वो जो हाथ दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द क्वेश्चंस. ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं उनकी लाइफ में जो वो फेस करती रहती है. हार्मोनल चेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में जब मेंसेस शुरू होते हैं, जब प्रेगनेंसी आती है, और फिर धीरे धीरे मीनोपॉज, रजोनिवृत्ति की तरफ जब महीना बंद होने वाला होता है, तब जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इन सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से इमोशनल क्वोशंट जो होता है महिलाओं में वो बहुत ही डोमिनेंट होता है और उन पे जेंडर रोल एक्सपेक्टेशंस का भी बड़ा भार रहता है. उनको एक डबल बर्डन, मतलब वर्क और फैमिली में एक तालमेल बिठा के हमेशा काम करना होता है. जैसे कि आप सभी लोग अपनी माँओं को, बहनों को, बुआ, मौसी, काकी, सबको देखते होंगे कि कैसे वो बैलेंस बिठा के चलती है. और ये घर में हमें कोई भी नहीं सिखाता कि मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ में फीमेल्स ने कैसे बैलेंस बिठाना चाहिए. जब स्त्रियां अपने आप ही बड़ी हो जाती है, एजुकेट हो जाती है, सोशलाइज करती है, तब वो खुद सीखती है, तब उनका मेंटल हेल्थ हमको समाज में देखने को मिलता है. नेक्स्ट. एंड दिस इज़ एक सोशल स्टिग्मा भी स्त्रियों के साथ चिपका हुआ होता है कि ये ज़रा ज़्यादा ही सेंसिटिव है, ये तो बेवकूफ़ी है. ऐसे अपना विचार उनके ऊपर थोपने में हमारा समाज बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है. इवन घर में भी ऐसे होता है कि
हो सकता है कि कोई लड़की थोड़ा कम एफिशिएंट हो, थोड़ी दुबली पतली हो या थोड़ी मोटी हो, तो हम उसको बहुत आसानी से उसको टारगेट करके हम उसके शॉर्ट कमिंग्स पे ज़्यादा भर देते हैं, बहुत फोकस होता है सबका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्रियों के बारे में थोड़ा सेंसिटिव होके ही हमारा उनके साथ जो वर्तन होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, वो बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट, और ये स्टिग्मा वो बड़े मतलब चुपचाप से सहन करती रहती है और उसी स्टिग्मा के साथ बड़ी होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, बर्थ के साथ ही ये स्टिग्मा अटैच हो जाता है। मी बीइंग अ प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, जब डिलीवरीज होती है तो मैंने कितनी लड़कियों को देखा है कि लड़की पैदा हुई, मतलब माँओं को देखा है कि लड़की पैदा हुई तो वो रोने लगती है, डिप्रेस हो जाती है। लड़की के जन्म के साथ ही अगर खुद की उसकी माँ अगर ऐसा इमोशन उसको पास ऑन कर रही है तो वो लड़की कैसे बड़ी होगी। अगर इस इमोशन के साथ वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है कि मुझे तो लड़की पैदा हुई पर मेरे घर वालों को लड़का चाहिए था, ऐसा होता है। इट इज़ इवन हैपनिंग नाउ, आज भी। तो उस जो छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो पैदा हुई है और उसकी माँ अगर इस थॉट के साथ उसको ब्रेस्ट फीडिंग करेगी कि मुझे तो लड़की पैदा हुई पर मेरे घर वालों को लड़का चाहिए था या मेरे हस्बैंड को लड़का चाहिए था, तो कौन से इमोशंस मिल रहे हैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग में, या जब उसकी माँ उसको गले लगा रही है तो कौन से इमोशंस मिल रहे हैं। दीज आर डिस्क्रिमिनेटरी इमोशंस विच द न्यूबॉर्न इज़ गेटिंग एंड विच इज़ नॉट हेल्दी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की के जन्म के साथ ही लोग दुखी होते हैं, दूसरा लड़का भी पैदा हुआ तो भी लोग दुखी होते हैं। तो इट इज़ द आवर सोसाइटी बिहेव्स वेरी इरेशनली। बच्चा पैदा होना उसको सेलिब्रेट करने की बजाय लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई उसको सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज़ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर जो लड़कियों के जन्म के साथ ही चिपक जाती है। अब एक एग्जाम्पल मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी जो हमने पौराणिक कहानियों में सुना। कृष्ण का बेटा जो था, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, जिसने अपनी माँ के गर्भ से चक्रव्यूह में घुसने की कला तो सीख ली पर बाहर आने की कला नहीं सीखी थी। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई डोंट बिलीव इन दिस, क्योंकि मैं आपको गर्भ संस्कार के बारे में बताना चाहती हूँ। तो इफ़ अ प्रेग्नेंट मदर इज़ कैरिंग एंड शी इज़ वेरी रैशनल इन थिंकिंग कि मुझे जो भी बच्चा पैदा होगा आइदर फीमेल और अ मेल, इफ़ शी इज़ वेरी कंपैशनेट टूवर्ड्स दैट अनबॉर्न चाइल्ड, तो वो जो इमोशंस लेके वो जो बच्चा पैदा होगा, तो ये होता ज़रूर है एंड साइंस हैज़ प्रूव्ड इट। मैंने एक पेपर भी प्रेजेंट किया था, माइंडफुलनेस मेडिटेशन इन प्रेगनेंसी, एंड इट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल आउटकम। उसका आउटकम हम पिछले 2 साल से अभी वॉच भी कर रहे हैं। ये पेपर मैंने एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था और उसका फॉलोअप में रखूँगी, और जो बच्चे पैदा हुए उनमें क्या क्या चेंजेस देखते हैं वो भी मैं आपको किसी, इफ़ एट ऑल वी इंटरैक्ट विथ ईच अदर अगेन इन फ्यूचर, आई लेट यू नो। तो गर्भ संस्कार प्लेज अ वेरी मेजर रोल जो स्त्रियों ने अपने अनबॉर्न बेबी के ऊपर करने चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड। नेक्स्ट, और बुद्धिज़्म में फीमेल्स के दुख को भगवान बुद्ध ने नो कंपैरिजन के साथ देखा है। उन्होंने धम्म जो दिया है वो ह्यूमन बीइंग के लिए दिया है, मेन के लिए अलग या वुमेन के लिए अलग नहीं दिया है। हाँ, शुरुआत में भिक्षुनी संघ बनने के लिए उनको कष्ट ज़रूर हुए थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि बुद्ध मिज़ोजिनिस्ट थे। मिज़ोजिनिस्ट नहीं थे, वो स्त्रियों के खिलाफ नहीं थे, पर उनकी कुछ स्त्रियों के प्रति कुछ उनकी चिंता थी। तभी भी समाज ऐसा था जो मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेट करता था। तो उनको जब पता चला कि स्त्रियां भी संघ में आना चाहती है तो पुरुष संघ उनके साथ कैसा बिहेव करेगा या सोसाइटी उनके साथ कैसा बिहेव करेगी, इसलिए वो हेजिटेंट थे। वो स्त्रियों को स्पिरिचुअल ग्रोथ रोकने के लिए वो नहीं थे, वो तो चाहते थे कि स्त्रियां भी स्पिरिचुअल ग्रोथ में जाएं, और उनको पूरा विश्वास था कि स्त्रियां स्पिरिचुअल ग्रोथ में उच्चतम उच्चांक पे जा सकती है। एक तो उनकी ये चिंता थी कि मेन इन द सोसाइटी कैसे उनके साथ बिहेव करेंगे। दूसरा उनका इशू था कि जो बच्चे डिपेंडेंट है अपनी माँओं के ऊपर,
उनका ध्यान कौन रखेगा? ये 2 हेजिटेशंस थे, इसलिए बुद्ध ने संघ, भिक्षुनी संघ निर्माण करते वक्त थोड़ा सा टाइम लिया, बट ही वॉज परसूड बाय आनंद, और फिर भिक्षुनी संघ का भी निर्माण हुआ, जिसमें बुद्ध ने स्त्रियों के दुखों के लिए भी उतनी ही कंपैशनेट भावना से उनको उस दुख मुक्ति का मार्ग सिखाया। नेक्स्ट, अभी जैसे मेरे पहले स्पीकर जी ने आप सबसे बताया कि मेंटल फॉर्मेशंस ही हमारे द प्राइम इम्पॉर्टेंट थिंग है, वैसे ही बाबा साहेब ने उनकी किताब बुद्ध और उनका धम्म में भी यही हमको प्रेरणा दी है कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड यही सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो मन ही सेंटर ऑफ एवरीथिंग, माइंड इज़ ओनली द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। वॉट एवर मेंटल फॉर्मेशंस हमारे होते हैं उसी से हमारा शरीर काम करता है। जैसे सर ने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि कीचड़ में जाने से पहले जैसे हम सजग हो जाते हैं ताकि हमारे पैर खराब ना हो, हमारे कपड़े खराब ना हो, तो वो कहाँ से आया? हाँ, क्योंकि हमें पता है कीचड़ है, तो हम पहले से ही तैयार है कि वैसे ही हमको हमारे माइंड को ही कल्टिवेट करना पडता आहे। आणि पालीमध्ये त्याच्यासाठी एक खूप चांगली गाथा पण आहे, जी पहिली धम्म गाथा आहे। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठ्ठा मनोमया मनसाची पदुथ्ये न भासती वा करोती वा। याचा अर्थ आहे की आपल्या मनात जे पण विचार येतात त्याच विचारांप्रमाणे आपलं शरीर काम करायला लागतं। जसं एक गाडी चालते आणि त्या गाडीचे चाक जसे त्याच्या मागे येतात, तसंच आपल्या विचारांच्या मागे आपलं शरीर चालणार आहे। नेक्स्ट, लहानपणापासनं मुलींमध्ये हे सगळे विकार आपल्याला दिसू शकतात। अटेन्शन डेफिसिट हायपर ॲक्टिव्हिटी डिसऑर्डर, त्याला ADHD म्हणतो। म्हणजे अशी मुलं जे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ने ग्रसित असतात, ये बच्चे एक जगह बैठ नहीं सकते। वो कॉन्स्टेंटली इतनी एनर्जी रहती है उनमें कि कॉन्स्टेंटली वो इधर से उधर ये फेंक दे वो फेंक दे, ये उठा वो उठा, जिससे माँ बड़ी परेशान होती है कि इस बच्चे को कैसे कंट्रोल करे। पर इट इज़ नॉट डेलिबरेटली दैट दे आर डूइंग दिस, बिकॉज दे हैव दिस अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। अब उनका स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस भी वो पुअर हो जाता है, क्योंकि वो ठीक से एक जगह बैठ के टीचर क्या पढ़ा रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। दूसरा है, उनको डिप्रेशन भी आ सकता है, उनके खाने पीने में बदलाव भी हो सकता है, उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जिसके चलते वो एक तो वेट गेन करना उनके लिए पॉसिबल नहीं रहता है, या फिर ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। और दूसरा है ऑटिज़म। यस, ऑटिज़म भी एक है विच इज़ नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज़ अ बिहेवियर डिसऑर्डर। ऑटिज़म में भी बच्चा जो है वो बराबर से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, बराबर से अपना स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तब ऐसे बच्चों को अगर हम उनके लिए बराबर ट्रीटमेंट ले सके तो फिर ऐसे बच्चों का ये डिसऑर्डर हम रैशनली टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज़ रिगार्डिंग प्री टॉडलर। नाउ व्हेन दे कम टू अ टीनेज, अच्छा दिखना किसको अच्छा नहीं लगता? सभी को लगता है कि मैं एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल दिखूं, एंड एवरी फीमेल वांट्स दिस। बट आई वुड से कि अच्छा दिखना, बॉडी इमेज को लेके बड़े होना, ये सब तब आता है जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम जब अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, वॉट एवर मे हैपन, आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ फॉर माई सेल्फ। और ये हम पास ऑन करते हैं क्या अपने बच्चों के डेवलपमेंट में? एज अ मदर मैं अपनी डॉटर को ये सिखा पाई हूँ क्या कि यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड फॉर योर सेल्फ, सो लुक आफ्टर योर सेल्फ फर्स्ट दैन लुकिंग आफ्टर अदर्स। क्या मैं अपने बेटे को ये समझा पाई हूँ कि नो मैटर यू आर 100 kgs? 10वीं 12वीं में पढ़ते पढ़ते बच्चे इतना पढ़ते एक जगह जो चिपक के बैठते कि वेट इतना बढ़ जाता है, 100 kgs के ऊपर चले जाते, देन दे गो इनटू डिप्रेशन। डिप्रेशन में जाते, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, हेयर लॉस भी होता है। जब बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं तो ऐसा होता है। और कोविड के टाइम्स में मेंटल डिसऑर्डर्स ऑलमोस्ट 80% लोगों में, क्योंकि घर में बैठे थे, देयर वाज नो सोशलाइजिंग, तो हम तभी ये पास ऑन कर पाए क्या अपने बच्चों को, अपने घर में सभी मेंबर्स को, थी आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ।
जब हम ये परकोलेट कर सकते, ये इमोशन दे सकते, ये थॉट दे सकते, तब डिप्रेशन या मेंटल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. नो मैटर आई एम 100 kgs, आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन. मैं बाद में अगले 6 महीने में कर लूँगा वज़न कम. ये कॉन्फिडेंस देना हम पेरेंट्स का काम है अपने बच्चों के लिए. एंड इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी लड़कियों को भी इतना ही अच्छा थॉट पास ऑन कर सके कि डोंट गो इनटू सेल्फ इमेज, बॉडी इमेज. हम गहने पहने ना पहने, हमने कॉन्फिडेंस पहनना चाहिए. हम बाल स्ट्रेटन करें ना करें, हमने स्माइल पहनना चाहिए. हम बॉडी इमेज को लेके चले ना चले, हमने एजुकेशन को लेके चलना चाहिए. ये थॉट्स हम अपने लड़कियों में पास ऑन अगर कर पाए, दैट इज़ द most important part of parenting. I would say that our parenting is successful. Next, teenagers के बाद adolescent में they are totally confused. लड़कियां बहुत ज़्यादा माइंड बॉगलिंग कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में होती है, क्योंकि वो अपना अस्तित्व हु एम आई में भी वो विचार करती है. एजुकेशनली कितना क्वालिफिकेशन है, पेरेंट्स का फाइनेंशियल कंडीशन कितना है. अभी एडोलेसेंट एज ग्रुप में लड़कियां काम करने के लिए भी निकलती है. वर्क प्लेस में कल्चर कैसा है, हाउ इज़ द बिहेवियर ऑफ द कॉलीग्स विद देम, वो कैसा है, वो भी उनकी मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर में काम करने जो लड़कियां आती हैं हाउस होल्ड हेल्प के लिए, तो जिस घर में वो काम करने जाती है उस घर के लोग उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं. क्या उस काम करने वाली महिलाओं को अलग कप में चाय दी जाती है? क्या उस काम करने वाली महिलाओं को अलग ग्लास में पानी दिया जाता है? क्या उनको सोफ़े पे बैठ के चाय पीने की परमिशन मिलती है? क्या उनको घर वालों के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करने की आज़ादी है? वो भी तो महिलाएं ही हैं जो अपने घर से निकल के सुबह सुबह हमारे घर आती है ताकि हमारे रोज़मर्रा के हाउस होल्ड चोर्स में हमें मदद कर सके. ऐसा देखा जाए तो अपने घर का काम करना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे झूठे बर्तन धोना, हमारे गंदे कपड़े धोना, पर हम उसके लिए किसी की हेल्प ले रहे हैं. नो मैटर वी आर पेइंग देम, हम उन्हें उस काम के पैसे देते हैं, पर क्या हम उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं? This is a point of retrospection and introspection for everyone in this audience. तो ये हम कर पाए क्या? तो अगर हम नहीं करते हैं, अगर हम सबके सामने उस महिला को बोले कि बेटा तू नीचे बैठ जा, डोरमैट पे बैठ जा, वहाँ बैठ के चाय पी ले, इधर उधर टच मत कर, आज मेरे घर में पूजा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस महिला पे? उसे पैसों की ज़रूरत है इसलिए वो हमारे घर में काम करने आती है. इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसको कैसा भी बैड ट्रीट कर सकते हैं. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको रेस्पेक्टफुली बिहेव करें, और उसमें ही उसका मेंटल हेल्थ भी है. क्योंकि हमारे घर से इंसल्ट होके जब वो वापस अपने घर में जाती है, जैसा सर ने बताया, उसका पति तो दारू पी के ही आने वाला है, शाम को पीटने ही वाला है. फिर घर में भी उसका मेंटल हेल्थ शैटर हो रहा है. जब वो वहाँ से निकल के कुछ पैसे कमाने के लिए हमारे घर में आ रही है, तो हम भी उसका मेंटल हेल्थ पूरा सत्यानाश करके ही उसको वापस भेज रहे हैं. तो एडोलेसेंट एज ग्रुप में दिस थिंग्स आर वेरी डोमिनेंट. सो दीज आर द कॉमन mental health issues. Depression, which is higher in prevalence in women because they are surrounded by so many things around them since their birth. एंग्जाइटी डिसऑर्डर से महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है चिंता, क्योंकि वो इमोशनल होती है. हर किसी की चिंता करना स्वभाव में ऐसे ही आ जाता है. एंड दैट इज़ हाउ शी इज़ बीन कंडीशनड. ये ही कंडीशन, अगर बेटी बडी है और बेटा छोटा है तो आपसुकच आईच्या किंवा आजीच्या तोंडून निघणार, अगं तुम बड़ी हो, तुमको समझना चाहिए, छोटे भाई का ध्यान रखो. हालांकि वो 7-8 साल की लड़की होगी और भाई 4-5 साल का होगा, तो पेरेंट्स को ज़रूर ऐसा लगता है कि तुम बड़ी हो, तुम ध्यान दो. तो वो 7 साल में ही समझ जाती कि मैं तो बड़ी हूँ, मुझे तो ध्यान ही रखना है अपने छोटे भाई का. This is the conditioning every household is giving to our females. तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर वो तभी से हो जाता है
जैसे मैं वर्किंग हूँ, मेरी डॉटर पैदा होने के बाद 2 साल तक मैंने अपने आप को काम से रेस्ट्रिक्टेड रखा, पर 2 साल के बाद जब मैं काम पे जाती थी या रात को मुझे कोई इमरजेंसी कॉल आता था, मेरी बेटी पहले उठ के खड़ी हो जाती थी जैसे ही फ़ोन की घंटी बजती थी। उसको चिंता थी कि मेरी मदर, या फिर इनसिक्योरिटी भी होगा, आई कांट से, क्योंकि वो 2 साल की थी तो बता नहीं सकती थी, बट व्हाट आई कुड ऑब्जर्व वो पहले खड़ी हो जाती थी और उसको ऐसा लगता था आई आता चालली जाणार. And I could guess her anxiety, I could guess her insecurity, but कई बार फिर मैं उसको लेके चली जाती थी. तो ये होता है फीमेल्स में, एंग्जाइटी इज़ वेरी डोमिनेंट. पोस्टपार्टम डिप्रेशन का मतलब है हार्मोनल चेंजेस जब होती है डिलीवरी के बाद, तो अपने आप ही जो हार्मोन्स बहुत उच्चांक पे थे प्रेगनेंसी में, वो डिलीवरी होने के बाद धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं. पर उस हार्मोनल चेंजेस को हमारी प्रसूत माताएं उसको बराबर से रैशनली उसको जज नहीं कर सकती और वो डिप्रेशन में चली जाती है. इतने डिप्रेशन में चली जाती है कि कई बार वो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, या फिर डिप्रेशन की वजह से उनके खाने पीने की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता, बेबी केयर की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता, या उनको बहुत सुसाइडल टेंडेंसीज भी आते हैं क्योंकि एकदम भांबावून गेल्या कि अभी बेबी को भी मुझे केयर करना है, मैं खुद की तरफ घर के काम, एंड द सपोर्टिंग सिस्टम इन द हाउस आफ्टर डिलीवरी इज़, आई मस्ट से, इज़ वेरी पुअर. जो कि अच्छा हो सकता है, उसको अच्छा करना चाहिए. डिलीवरी स्पेशली ऐसी अवस्था होती है फीमेल्स की लाइफ में जब उसको सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए. सपोर्ट फ्रॉम द हस्बैंड, सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, सपोर्ट फ्रॉम द इन लॉज, क्योंकि वो दैट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ अ बेबी. उस बच्चे नवजात, वो खुद भी इनएक्सपीरियंस्ड है. ऐसे इसमें जब सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. नाउ कमिंग टू द लास्ट इज़ ट्रॉमा एंड अब्यूज़ बेस्ड स्ट्रेस. अब्यूज़ इज़ वर्बल अब्यूज़ भी हो सकता है. कोई अगर थोड़ी सी क्लमजी है फीमेल, उसको हम बार बार अगर टोकेंगे, यू आर वेरी क्लमजी, यू आर वेरी क्लमजी, तू सगळं इकडे तिकडे अस्त व्यस्त करतेस, तुझं नीटनेटकेपणाच चांगला नाही आहे, तो शी गेट्स दैट again and again that I am clumsy, and then she starts believing that she is clumsy. तू चांगली दिसत नाही, तू दिसायला सावळी आहेस, किंवा तुझे केस चांगले नाही, किंवा तू लठ्ठ आहेस. या सगळ्या गोष्टी जर आपण पास ऑन केल्या तर शी विल रिसीव दॅट. शी स्टार्ट्स बिलिव्हिंग वॉट एवर वी से. सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल. सजग असायला पाहिजे की आपण स्त्रियांच्या बाबतीत काय उद्गार काढत आहे आपल्या तोंडून. एव्हरी फिमेल इज व्हेरी स्पेशल. मी तुम्हा सगळ्यांना एक थॉट आज या मंचावरनं देते आहे की कोणत्याही वयोगटातली स्त्री तुम्ही एकदा फक्त निरखून बघून पहा. Whether she is a newborn, she is a toddler, she is a school going, she is a teenager, she is an adolescent, she is a full blown, well grown female, or an old 80-90 वर्षाची खणखणीत म्हातारी जरी असेल, she is very beautiful. All age group females are absolutely divine and beautiful. ती ब्युटी आपल्याला जर पकडता आली तर आपलं बिहेवियर त्यांच्याप्रती फारच मैत्रीपूर्ण आणि कंपॅशनेट असणार आहे. ते स्वतःला प्रत्येकाला डेव्हलप करता आलंच पाहिजे. नेक्स्ट, प्रेग्नन्सीमध्ये पण कधी कधी प्रेग्नन्सी इंड्यूस डिसीजेस होतात. कधी थायरॉईडच वाढतं, कधी कमी होऊन जातं, हायपोथायरॉइडिझम, हायपरथायरॉइडिझम, कधी डायबिटीज येतो, कधी बाळाचं वजन वाढत नाही, कधी आईचं वजन वाढत नाही, कधी प्रेग्नन्सीमध्ये हायपरटेन्शन होऊन जातो. अशा वेगवेगळ्या डिसीजेसमुळे पण स्त्रियांना डिप्रेशन, नैराश्य, एन्झायटी या सगळ्या बाबी त्यांच्या जीवनात अनुभवायला येतात. पण त्याचं योग्य रीतीने जर मार्गदर्शन झालं, त्याचं समाधान मिळालं तर त्या चांगल्याने आपलं परफॉर्म करू शकतात. वळूया आता मिनोपॉझल एज ग्रुपकडे. म्हणजे
40शी ओलांडल्यानंतर स्त्रियांच्या लाईफमध्ये पण असे एक बम्पी राईड येते, दॅट इज हॉर्मोनल इंड्यूस्ड. जसं पिरियड सुरू होताना वयातल्या त्या 10-12 वर्षाच्या मुलीला हॉर्मोन्स चेंज होतात म्हणून पिरियड यायला सुरू होतो, मेन्सेस सुरू होतात, तेव्हा पण त्या गोंधळून जातात की अरे हे काय सुरू झालं, मी तर छान खेळत होते, आता अचानकपणे ब्लड यायला लागलं माझ्याच शरीरातनं. त्या एकदम गोंधळून जातात. मग त्यांना बसवून शांतपणे कोणी पण त्यांची समजूत घालू शकते, आई असो, मोठी बहीण असो, काकी, मामी, मावशी, कोणी पण, किंवा अलीकडे टीचर्स पण आता खूप पुढाकार घेऊन सगळ्या लहान मुलींना त्याच्याबद्दल माहिती देतात आहे. उन्हें बहुत अच्छी तरीके से कंडीशन किया जाता है कि दिस विल हैपन टू यू, दर महीनाला यू विल गेट पीरियड, ये हर महीने में आने वाली बात है. फिर अगर पीरियड बराबर नहीं आता है, 2-2, 3-3 महीने नहीं आता है, तब भी वो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. माँ को भी उसमें सजग रहना होता है कि पीरियड्स रेगुलर एस्टैब्लिश नहीं हुए. फिर जब 40, 45, 50 तक आ जाती है महिलाएं, उसमें फिर हार्मोन्स फिर से डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं और उसकी वजह से उनको मीनोपॉज म्हणजे रजोनिवृत्ति, पीरियड्स बंद होने का टाइम आ जाता है. अब देर आर 2 हार्मोन्स विच आर वेरी डोमिनेंट इन फीमेल लाइफ. एक होता है ईस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन. इन 2 हार्मोन्स की वजह से पूर्ण the hair at the top of my head to the toenail, the whole my body is affected by these 2 hormones, estrogen and progesterone. अब ये दोनों ही फीमेल हार्मोन्स जब कम होने लगते हैं तो फिर सबसे पहला तो विच इज़ मोस्ट एविडेंट इफेक्ट इज़ कि पीरियड्स बंद होने वाला है. पर उसमें मूड स्विंग्स आएंगे, चिड़चिड़ी हो जाएगी महिला, उसको वेट गेन होगा. पीरियड बंद होने के समय जब हार्मोन्स डिक्लाइन की तरफ जाते तो इनवेरिएबली 4 से 5 किलो वज़न बढ़ने ही वाला है. जब 4 से 5 किलो वज़न बढ़ने वाला है तो वो कहाँ वज़न बढ़ के कहाँ चला जाएगा, तो वो हमारे शोल्डर्स ब्रॉड हो जाएंगे, यहाँ का कमर का हिस्सा ब्रॉड हो जाएगा, हम पुराने कपड़े नहीं पहन सकते. तो इसमें भी वज़न बढ़ने के समय भी फिर वेरियस डिसीजेस ऑल्सो शो अप, जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या हाइपोथायराइडिज़म. और फिर वो जो चिड़चिड़ापन है वो घर में किसी को समझ नहीं आता, सबको लगता है माँ पागल हो गई, कितना चिड़चिड़ करती है, छोटी छोटी बात पे भड़क जाती है. पर वो फैमिली मेम्बर्स ये समझ नहीं पाते दैट शी इज़ गोइंग थ्रू हर मीनोपॉज. और मीनोपॉज एकदम से आज मुझे पीरियड आ रहा है और कल मुझे पीरियड बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता. इट टेक्स टाइम, इट कैन टेक 2 years to 5 years. तो इन 2 साल से 5 सालों तक मैं अगर चिड़चिड़ी हो गई हूँ तो वो मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है फैमिली का, उनको अगर नहीं पता चल रहा तो मुझे और भी वो बुरा लगता है कि जो मैं नहीं बता पा रही हूँ ये लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं. ऐसा होता है. तो नाउ व्हेन यू गो बैक, इफ़ यू हैव अ फीमेल इन अ फैमिली हु इज़ गोइंग थ्रू हर मीनोपॉज, बी लिटिल जेंटल टू हर. आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मदर जो है अभी ओल्ड एज में चली गई है. बी लिटिल जेंटल एंड फ्रेंडली एंड कंपैशनेट टू ऑल दीज फीमेल्स. उसमें लोनलीनेस, हमारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए जब बाहर चले जाते उसको कहते हैं एम्प्टीनेस सिंड्रोम. एम्प्टीनेस सिंड्रोम मतलब जो बच्चे अभी तक घरटे में थे उड़ गए, अब हमारा घरट जो है वो खाली हो गया है. तो वो फीमेल्स को लोनलीनेस रहता है, उसमें भी वो डिप्रेशन में जा सकते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड. सपोर्ट सिस्टम अगर ओल्ड एज में स्ट्रॉंग रहेगा तो स्त्रियांचं आयुष्य फार सुंदर होऊ शकतं. नेक्स्ट. मग बुद्ध काय मार्ग दाखवतात, काय डॉक्टर किरतकर सारखा डिसीजच सांगत बसला आहे. तो आय विल ऑल्सो टेल यू रेमेडीज ऑन दिस. बुद्ध आपल्याला शिकवण देऊन गेले, अनित्य, अनात्म आणि दुःख. दुःख सगळ्यांच्याच लाईफमध्ये आहे, आपल्याला ते ओळखता आलं पाहिजे की मला कशापासून दुःख आहे आणि त्याचं निवारण करण्याचे पण मार्ग बुद्ध आपल्याला शिकवून गेले आहेत. आणि हे मार्ग सगळ्यांसाठी, इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ रिच ऑर पुअर ऑर मेल ऑर फीमेल ऑर अ चाइल्ड ऑर अन ॲडल्ट, सगळ्यांसाठी ते
एक समान आहेत. अनित्य, वी हॅव टू हॅव अ स्ट्रॉंग बिलीफ दॅट इट विल चेंज. हे बदलणार आहे, हे काही परमनंट राहणार नाही. आज मला जर वाईट वाटते आहे तर दुसऱ्या एका तासातच काहीतरी असं होईल आहे की मी त्या दुःखातनं सावरून जाईल आणि आत्ता दुःख होतं आहे म्हणून ते दुःख काही कायम मला चिकटलेलं राहणार नाही, हे जाईल. हेच बुद्ध आपल्याला सांगून गेले की सगळं काही अनित्य आहे, एव्हरीथिंग इज इम्परमनंट. वी जस्ट हॅव टू बी माइंडफुल अबाउट इट. कधी दुःखही होऊ शकतं, कधी सुखही येऊ शकतं आणि कधी काहीच नाही, आपण न्यूट्रल पण राहू शकतो. नेक्स्ट, मग माइंडफुलनेस, लविंग काइंडनेस आणि रेड्युसिंग सेल्फ क्रिटिसिझम. माइंडफुलनेस जसं सरांनी सांगितलं की सजग राहणं. मग आता मेडिटेशन हे सगळ्यांनी शिकून घ्यायला पाहिजे असं मला खूप आवर्जून वाटतं. मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं? जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, आनापान सती, आनापान सतीमध्ये जेव्हा आपण हम जब बैठते हैं एक जगह आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का जब हम प्रयास करते हैं तो ऐसे बहुत सारे हिंड्रेंसेस भी आते हैं, पर उनको पार करके भी जब हम उसमें सफल हो जाते हैं अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने के इसमें, तब हमारे ब्रेन में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं. हमारा मेमोरी सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, हमारा फोकस सेंटर एक्टिवेट हो जाता है. इसलिए जब बच्चे माइंडफुलनेस मेडिटेशन सीखते हैं तो उनका स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस भी बहुत इम्प्रूव होता है. फिर हमारा इमोशनल सेंटर भी मजबूत होता है कि हमको पता चलता है की आता ह्याच्यात वाहवत जाता काही कामं नाही, वेट टिल द इमोशन्स आर सेटल्ड आणि मग त्याच्यातनं आपणच स्वतः बाहेर पडू. हे बुद्धच आपल्याला शिकवून गेले आहेत. मग आपलं रेस्पिरेशन सेंटर पण खूप स्टेबल होऊन जाते, ज्याने आपल्याला आपल्या श्वासावर कॉन्सन्ट्रेट करणं हे शक्य होतं आणि हे सगळे फायदे आपल्याला मिळतात. त्याच्यातनं आपण फोकस, मेमरी, इमोशनल सेंटर, रेस्पिरेशन सेंटर एंड ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस ये सीखते हैं. लविंग काइंडनेस, मेत्ता भावना मेडिटेशनमधनं वी लर्न हाउ टू टार्गेट हेट्रेड इनसाइड अस. ह्यांच्याबद्दल मैत्री भावना ठेवणं, सरांबद्दल मैत्री भावना ठेवणं किंवा अनोळखी व्यक्तीसाठी मैत्री भावना ठेवणं, त्याच्यातनं आपल्यामधला जो दोष आहे हेट्रेड, त्याच्यावर आपण स्वतः काम करतो आणि तो हेट्रेड कमी झाला तर सेल्फ रिअलायझेशन स्टार्ट होतं, सेल्फ एक्सेप्टन्स स्टार्ट होतं. कारण कोणीही परफेक्ट नाही आहे, आपल्या चुका पण आपल्याला कळतात, तेव्हा मग दुसऱ्यांच्या प्रती द्वेष भावना ठेवायच्या का हे आपल्याला कळतं. दॅट इज हाऊ माइंडफुलनेस आणि मैत्री भावना आपल्याला हेल्प करत असतं. नेक्स्ट सो बुद्धिझम टीचर्स सेल्फ कंपॅशन अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ वुमन फेसिंग गिल्ट, शेम, या सगळ्या गोष्टींवर वुमेन स्वतःच कार्य करू शकतात. अँड देर इज कल्टिवेशन ऑफ पॉझिटिव्ह मेंटल स्टेट्स. नेक्स्ट, त्याच्यातनं आपल्याला शील पालन बुद्धांची शिकवण आहे आणि आर्य अष्टांगिक मार्ग, ते जर आपण फॉलो करू शकलो तर आपल्या लाईफमधले सगळे दुःखच आपण हाताळू शकतो अँड वी कॅन हॅव अ व्हेरी स्टेबल माइंडसेट विथ लेस सफरिंग्स. नेक्स्ट, आता माइंडफुलनेसचे म्हणजे मेडिटेशनचे काही स्ट्रेस बिहेवियरवर प्रमाणित झालेले पण उपचार आहेत. माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस थेरपी आणि कॉग्निटिव्ह थेरपी या आणि एक्सेप्टन्स अँड कमिटमेंट थेरपी. माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस थेरपीमध्ये असं होतं की जे पण खूप स्ट्रेस्ड व्यक्ती असतात त्यांना उन्हें सिखाया जाता है कि अपने सांसों पर कैसे काम करना है, कैसे ध्यान करना है. उससे उनका बैलेंस, उनके थॉट प्रोसेस पे बैलेंस, दे टेंड टू रियलाइज की आपण किती नैराश्यजनक थॉट प्रोसेसमध्ये होतो. मग हळूहळू ते त्याच्यावर काम करून मग ते पॉझिटिव्ह मेंटल फॉर्मेशन्स किंवा पॉझिटिव्ह मेंटल थॉट प्रोसेसकडे वळतात आणि त्यांचं स्ट्रेस आणि एन्झायटी कमी होतं. दिस इज सायंटिफिकली प्रूव्ड. तसंच लविंग काइंडनेस मेडिटेशनमध्ये पण जो एकदम डॉमिनंट अँगर आणि हेट्रेडवाले जे इमोशन्स असतात ते आपण
हाताळू शकतो. नेक्स्ट, आणि हे तितकंच स्त्रियांसाठी पण काम करतं. नेक्स्ट, सो बुद्धिझम हॅज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह आउटलुक इन आवर हेल्थ. स्त्रियांच्या हेल्थच्या बाबतीत पण हे 100% तेवढंच रॅशनल आहे. बुद्धिझम एम्पावर्स वुमन स्पिरिच्युअली. मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स थ्रू mindfulness and compassion, and there is a path of liberation which is open to all. एक छोटीशी मी स्टोरी सांगते पटाचाराची, and then I'll end my words. पटाचारा ही एक सुंदर मुलगी होती जिचे पेरेंट्स फार सधन अच्छी फैमिली को बिलोंग करती थी. एंड ग्रेजुअली व्हेन शी वाज ग्रोइंग अप शी फेल इन लव विथ हर ओन सर्वेंट. उनके घर में काम करने वाले एक लड़के से उसे प्रेम हो गया आणि ते वो दोनों भाग गए घर से और उन्होंने शादी कर ली. अब पेरेंट्स ने तो उनको छोड़ दिया. देन आफ्टर सम टाइम शी गॉट प्रेग्नेंट, गर्भवती झाली. आणि तेव्हा त्या काळचा असा ऐसी मान्यता थी कि पहली डिलीवरी के लिए आप अपने पेरेंट्स के घर जा सकती थी महिलाएं. फिर उसने अपने हस्बैंड को पूछा कि मैं अपने पेरेंट्स के घर जाना चाहती हूँ. तो हस्बैंड को ही वॉज लाईक की ही इतक्या चांगल्या घरून आलेली मुलगी आहे आणि मी तितका सधन नाही म्हणून हिचे फार हाल होतात. बट दिस विल चेंज. ऐसा सोच के उसके पति ने उसको थोड़ा सा बहलाया फुसलाया और वो टल गया. और देन शी डिलीवर्ड अ बेबी. अब बच्चा होने के बाद वो भी भूल गई कि मुझे अपने पेरेंट्स के घर जाना था. कुछ दिनों बाद वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई. तो सेकेंड बेबी के समय देन अगेन उसके मन में वो ख्याल आया कि अभी तो भी मैंने अपने माँ बाप के घर जाना चाहिए, दूसरा बच्चा पैदा हो रहा है. फिर उसने अपने हस्बैंड को भी मनाया और तीनों चल पड़े, पटाचारा, उसका हस्बैंड और उनका पहला बेबी. फिर बीच में रास्ते में जाते जाते थोड़ा सा वातावरण ख़राब हो गया. तो पटाचारा ने बोला कि ऐसे समय में आप एक सुरक्षित स्थान का आप चयन करिए जहाँ पे मैं और मेरा बच्चा, और मैं तो गर्भवती हूँ तो एक सेफ़ प्लेस हमको चाहिए. तो वो जब उसका हस्बैंड ये सेफ़ प्लेस ढूंढने के लिए जंगल का रास्ता था, वो जब गया तो जंगल के रास्ते में जब वो इधर उधर खोज रहा था तो उसको एक विषैले सर्प ने डस लिया और वो उसकी वहीं मृत्यु हो गई. बहुत देर तक वो जब वापस नहीं आया तो पटाचारा को चिंता हुई. तो वो अपने हस्बैंड को देखने निकली, बेटे को साथ में, पहले बच्चे को लेके. देखा उसने तो हस्बैंड तो डेड हो चुका है, हस्बैंड की तो मृत्यु हो चुकी. बहुत विलाप हुआ, बहुत उसको दुख हुआ. फिर उसने सोचा कि चलो अब ठीक है, मैं ही अपने पेरेंट्स के घर जाती हूँ अपने पहले बच्चे को लेके, क्योंकि मुझे अभी दूसरा बेबी होने वाला है. पर रास्ते में चलते चलते फिर बरसात होने लगी, बहुत तूफ़ान आंधी आने लगा और ऐसे ही इसमें उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसका दूसरा बच्चा भी पैदा हो गया. पर अब वो वापस कैसे जा सकती है, पति की तो मृत्यु हो गई है एक विषैले सर्प के डसने से. तब भी उसने सोचा कि मैं अपने माँ बाप के घर ही जाती हूँ ताकि मेरे दोनों बच्चों का वो देखभाल ठीक से होगी वहाँ जाने के बाद. पर नदी पार करके जानी थी और नदी में फिर तूफ़ान पूर आलेला होता नदीला. फिर उसने बहुत हिम्मत जुटाई और फिर उसने सोचा कि जो बच्चा बड़ा है उसको एक किनारे पे रखती हूँ और जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसको लेके मैं नदी पार करके उस तरफ छोड़ के आती हूँ और फिर दूसरे बच्चे को लेके जाऊँगी. क्योंकि 2 बच्चों को लेके जाना, वो भी थकी हुई थी क्योंकि अभी अभी उसकी डिलीवरी हुई थी. पर फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और पहले बच्चे को एक जगह सुरक्षित स्थान पे बिठाया, ये बता के कि बेटा तुम यहीं बैठना जब तक मैं ना आऊँ. और जो जस्ट बॉर्न बेबी था उसको दूसरे किनारे पे छोड़ के, नदी के दूसरे किनारे पे छोड़ के वापस आ रही थी. और उसने थोड़ी पीछे मुड़ के देखा तो एक गिद्ध, वल्चर, वो उस न्यूबॉर्न बेबी को लेके उड़ गया. तो बहुत ज़ोर से चिल्लाई, इतने ज़ोर से चिल्लाई कि जो पहला बच्चा उस सुरक्षित स्थान पे बैठा था नदी के उस तरफ, उसको लगा कि मेरी माँ बुला रही है. तो वो दौड़ा दौड़ा नदी में घुस गया और नदी के पानी से बह गया. और पटाचारा सिर्फ देखती रही कि पहले तो हस्बैंड की मृत्यु हो गई, फिर जो अभी जन्मा बच्चा था उसको वल्चर लेके चला गया और जो बच्चा सुरक्षित उस स्थान पे बैठा था वो नदी में घुस गया और बह गया. तो एकदम पगला गई वो, इतनी पगला गई कि उसको खुद की सुध-बुध ही नहीं रही. फिर वो ऐसी पगलाई अवस्था में ही सब जगह घूमती रहती थी. कुछ दिनों बाद वो निर्वस्त्र ही घूमने लगती थी क्योंकि एकदम ही उसका पूरा she was grief stricken and she lost her mental balance.
पर जहाँ वो ऐसे कहीं भी निर्वस्त्र घूमती रहती थी, एक बार बुद्ध के संपर्क में आई, और बुद्ध के संपर्क में आने के बाद उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो समझ गई कि दुख जो हो चुका, मैं उसी की गठरी अपने साथ लिए अभी तक घूम रही हूँ, और मैं इतनी पगला गई हूँ कि मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैं निर्वस्त्र घूम रही हूँ। फिर किसी ने उसको कपड़ा दिया, उसके तन को ढका, और फिर वो धीरे 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 जब मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करने लगी, बुद्ध के संपर्क में आई, बुद्ध तो इतने कंपैशनेट थे कि उनको व्यक्ति को देख के ही उसकी मानसिक अवस्था का ज्ञान हो जाता था। फिर वो धीरे धीरे संभल गई, एंड शी प्रोग्रेस्ड and she was an enlightened one. So this is how mental balance is so important. Next, so females have to be very careful and the support system has to be very strong. Next, आपण सगळ्या स्त्रिया लहानपणापासून तर मोठे होईपर्यंत एक अळीचं आयुष्य नाही जगू शकत. एक कैटरपिलर जैसे हम नहीं जी सकते. We have to transform ourselves to get into a very beautiful butterfly, जिसके बहुत सुंदर सुंदर रंग होते हैं, and we want to fly. And not only we are transformed, we also want a very sweet flower so that we can collect the dew and prepare honey which is sweet for everyone. Thank you. Thank you organizers for giving me this opportunity. And thank you my dear audience for patiently listening to my talk. Thank you so much.